हेलो क्लास, कैसे हो आप सभी। आशा करते हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। द स्वास्तिक इंस्टीट्यूट पर मैथ विद संदीप के साथ आप जुड़ चुके हैं। आज जो मैं आपको कॉन्सेप्ट करवाने वाला हूँ वो है SI एंड CI। आप सभी ने आपके स्कूलिंग टाइम में इस चैप्टर को पढ़ा होगा और कुछ ना कुछ इस टॉपिक के बारे में आप जानते होंगे, कुछ ना कुछ। अगर आप नहीं भी जानते तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप सभी को ये चैप्टर अच्छे से समझा सकूं। देखिए, इस चैप्टर को समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे एग्जाम में कितना महत्वपूर्ण है और उसका हमारे एग्जाम में कितने नंबर का कंट्रीब्यूशन है। आप अगर कोई भी वनडे एग्जाम देंगे तो उनमें एक या दो से तक क्वेश्चन आपको मिल सकता है। अधिकतर क्वेश्चन CI पर मिलेंगे आपको, SI पर कम मिलते हैं। एक एक बात मैं आपको बताऊंगा। आपको सबसे पहले मैं बता दूं जो टर्म्स यहां पर लिखी हैं। SI का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, मतलब कि साधारण ब्याज, और वही CI का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब कि चक्रवर्ती ब्याज। P जो टर्म यहां पर लिखा गया है वो है प्रिंसिपल, मतलब कि मूलधन। वहीं पर अगर मैं बात करूं R की तो ये होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि दर, और ये T होता है टाइम, समय। अब देखिए, हमारे गांव में आपने अक्सर देखा होगा कि कभी भी हमारे गांव में हमारे बुजुर्गों को, या आप भी अगर गांव से जुड़े हैं तो अच्छे से जानते हैं कि आपको कोई पैसे की जरूरत पड़ती थी तो आप किसी सेठ के पास या किसी साहूकार के पास जाते थे और कुछ रुपए वहां पर आप उधार ले आते थे। उस प्रक्रिया में आपसे जो साहूकार लेन देन की बात करता था वो दो तरीके से करता था। या तो वो पैसे जो आपको देगा, मतलब कि प्रिंसिपल, मूलधन, SI पर देगा, साधारण ब्याज पर देगा, या फिर वो आपको चक्रवृद्धि ब्याज पर देगा, CI पर देगा। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जो P है वो है मूलधन। आपने उस साहूकार से 10,000 रुपए की राशि उधार ली। 10,000 रुपए की राशि उधार ली और आपने बोला कि मैं ये 2 साल बाद चुका दूंगा, और साहूकार ने बोला कि मैं इस राशि पर 10% की दर से ब्याज लूंगा। ये 3 बातों की आपके बीच में और साहूकार के बीच में डिस्कशन हुई। आपने दिए गए समय पर आपका जो ऋण था वो, और 10% की दर से जो ब्याज बनेगा वो 2 साल बाद चुकाना पड़ेगा। अगर साहूकार आपको बोलता है कि SI पर लूंगा तो मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से यह बात समझाने का प्रयत्न करूंगा। अब बताइए, इस फॉर्मूले के माध्यम से, जो फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पर है SI का, इस फॉर्मूले के माध्यम से अगर मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करूं तो मैं कैसे करूंगा।
SI आपको निकालना है, तो बताइए जो प्रिंसिपल है, क्या मैं 10,000 लिख सकता हूं इधर? आप बोलोगे बिल्कुल सही। क्या मैं रेट की जगह पर 10% लिख सकता हूं? आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं। और समय की जगह क्या मैं 2 साल लिख सकता हूं? आपको स्क्रीन पर अच्छे से दिख रहा होगा शायद से। डिवाइड बाय 100 जैसा कि फॉर्मूले में लिखा गया है। आप जैसे ही इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2,000 रुपए। साधारण ब्याज 2,000 रुपए आपको देना पड़ेगा 2 साल बाद। तो बताइए आप जो राशि उस साहूकार को देने जाएंगे 2 साल बाद तो कितनी चुकाएंगे? आप बोलोगे सर 10,000 तो हमारा प्रिंसिपल हुआ, मतलब मूलधन हुआ, और 2,000 रुपए हमारा सिंपल इंटरेस्ट चक्र साधारण ब्याज हुआ। तो कुल मिलाकर आप जो राशि उसको चुकाएंगे वो प्रिंसिपल मतलब कि मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू बराबर में इन दोनों को जमा कर जो हमारे पास आता है वो आता है अमाउंट, मतलब कि मिश्र धन। 12,000 रुपए आपको अमाउंट चुकानी पड़ेगी 2 साल बाद। इस फॉर्मूले के माध्यम से मैंने SI का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझाने का आपको प्रयत्न किया। अब मैं आपको CI के माध्यम से चक्रवृद्धि ब्याज समझाने की कोशिश करूंगा। मैं कोई और एग्जाम्पल ना लेते हुए ये सेम एग्जाम्पल चक्रवृद्धि ब्याज के लिए प्रयोग करूंगा। अगर मैं इसी क्वेश्चन को इस फॉर्मूले में इंप्लीमेंट करूं चक्रवृद्धि ब्याज के लिए, इस बार साहूकार ये सब टर्म्स और कंडीशन है चक्रवृद्धि ब्याज के लिए लगाता है। आपको समझना होगा कि वो साहूकार आपसे किस प्रकार चक्रवृद्धि ब्याज लेगा। P मतलब कि मूलधन 10,000 रुपए, R रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, समय 2 साल, माइनस मूलधन प्रिंसिपल 10,000 रुपए। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास CI निकल कर आ जाएगा। जो कि हमारे पास अगर मैं इसको सोल्व करूं 10,000 इंटू 100 एकम 100 प्लस 10 110 बाय 100 कितने साल के लिए है? 2 साल के लिए। ये प्रक्रिया आप 2 बार करेंगे। ये 1 साल के लिए हुई, ओवर और माइनस मूलधन। मैंने कुछ नहीं किया, जो फॉर्मूला बोल रहा था सिर्फ उसी को ही फर्दर सोल्व किया है। आप जैसे ही इसको आगे सोल्व करेंगे तो
तो आप देखेंगे कि 2 जीरो से यहां पर 2 जीरो खत्म, और इन 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म। 11 और 11 का स्क्वायर 121 होता है। 121 और 100 की गुना करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी, यहां कर देता हूं मैं, 121 2 जीरो माइनस ये मूलधन 10,000, और आपके पास आप 12,100 में से 10,000 माइनस करोगे तो आपके पास 2100 रुपये CI आएगा। अब आप देखिए, साहूकार के पास आप कितने रुपए चुकाने जाएंगे अगर चक्रवृद्धि ब्याज की टर्म्स और कंडीशन लगाकर आपको मूलधन दिया गया था। तो आप बोलेंगे कि सर 10,000 रुपये जो था मूलधन था इधर, और 2100 रुपये जो है CI आया चक्रवृद्धि ब्याज, तो कुल मिलाकर जो हुआ 12,100 रुपये अमाउंट मिला, मिश्र धन। अब मुझे बताइए, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर मैंने साधारण ब्याज से राशि उधार ली थी तो 2,000 रुपये ब्याज आया था, और दूसरी तरफ मैंने चक्रवृद्धि ब्याज से पैसे उधार लिए थे तो ब्याज आया 2100 रुपये। जो ये 100 रुपये है, ये जो 100 रुपये है, ये कैसे एक्स्ट्रा आए? कैसे एक्स्ट्रा आए? यहां पर 2,000 और यहां पर 2100, चक्रवृद्धि ब्याज से 100 रुपये अधिक आ रहे हैं। अब मैं आपको यह बताने की कोशिश करूंगा अगले पेज पर कि ये 100 रुपये अधिक कैसे आए। जैसा कि हमारे पास प्रिंसिपल था 10,000 रुपये, ₹10,000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10%। टाइम जो था वो था 2 साल। बस ये क्वेश्चन था। आपको मैं एक बात बता दूं, SI और CI के अंदर सिर्फ और सिर्फ यही अंतर होता है कि साधारण ब्याज पर दी गई राशि हमेशा हर साल समान ब्याज देगी, वहीं पर दूसरी तरफ चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई राशि हमेशा समान ब्याज नहीं देगी, बशर्ते पहली साल की बात छोड़ दे। सिर्फ और सिर्फ पहली साल साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज समान होंगे। कैसे? देखिए, आप बताइए कि 10,000 रुपये पर 10% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज जो था वो क्या आया था मेरे पास? 2,000 रुपये। कैसे? 10 और 2 की मल्टीप्लाई कर दोगे 20%। जो ये 20% था वो 10,000 का निकालना पड़ेगा। अब पहले साल आप मुझे बताइए, ये तो मैंने आपको बताया 10 और 2 की मल्टीप्लाई करने के बाद 20% आपने डायरेक्टली बता दिया, लेकिन पहले साल जो ब्याज मिला, क्या 10,000 रुपये पर 10% एक साल के लिए कितना होगा? आप बोलोगे सर 1,000 रुपये, कोई दिक्कत। वहीं पर दूसरी साल 10% की दर पर दूसरी साल साधारण ब्याज 10,000 रुपये पर
फिर से 1000 रुपये होगा। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात सर। लेकिन वहीं पर अगर मैं सीआई की बात करता हूं तो आप देखेंगे, सीआई की बात करता हूं तो आप देखेंगे कि पहले साल 10,000 पर 10% 1000 रुपये ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मैं जैसे ही दूसरी साल की बात करूंगा तो हमारे पास क्या होगा, जो हमारा प्रिंसिपल था, मूलधन था, वो प्लस जो हमारे पास पहली साल का ब्याज आया था 1000 रुपये, मूलधन में जमा हो जाएगा और अगली साल के लिए मतलब कि दूसरी साल के लिए जो ये अमाउंट बनेगा वो प्रिंसिपल का रूप ले लेगा। अब इन दोनों पर ब्याज लगेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, 10,000 रुपये प्रिंसिपल व 1000 रुपये पहली साल का ब्याज, क्या 11,000 रुपये हुआ? अब जो दूसरी साल ब्याज मिलेगा, इस 11,000 रुपये का आपको 10% निकालना पड़ेगा। जो कि 1100 आएगा। आप यहां पर 1100 लिख दोगे। क्या आपके दिमाग में एक चीज आई कि क्या दूसरे साल साधारण ब्याज पर 1000 रुपये था, वहीं पर चक्रवृद्धि ब्याज में दूसरे साल पर 1100 रुपये आ गया। ये 100 रुपये ब्याज सिर्फ और सिर्फ इस 1000 रुपये का 10% आया है। यस या नो? 1000 रुपये तो वही प्रिंसिपल पर ही चलेगा। क्या मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आई? यही अंतर होता है साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज में। हमारे इस यूनिवर्स में एसआई और सीआई, अगर मैं सीआई की बात करूं तो कुल 5 तरीके हैं जिससे हम सीआई निकाल सकते हैं। और ये पांचों के 5 तरीके आपको एक सीक्वेंस में अच्छे से समझाता हुआ चलूंगा। ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया, ये सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में ये बताने के लिए किया है कि एसआई और सीआई में अंतर क्या होता है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है अच्छे से? अब मैं एक के बाद एक आपको हर एक कॉन्सेप्ट जो है बताता चलूंगा। जैसे कि मैंने बताया कि सीआई निकालने के हमारे पास कुल 5 तरीके हैं, जिनमें से एक मैंने आपको बताया जो कि हमने स्कूलिंग टाइम में सीखा था। अब क्वेश्चन हमारे एग्जाम के अंदर काफी डिफरेंट तरीके से पूछे जाते हैं। जैसा हमारे पास क्वेश्चन का फेस होगा, वैसा मेथड हम क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए लगा देंगे, और जो तरीका हम लगाएंगे इन्हीं 5 में से कोई एक होगा। आपको मैं बता दूं, सबसे पहले मैं सीआई के लिए बात करने जा रहा हूं। अगर सीआई निकालने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 पावर T - P सीआई आएगा मेरे पास, जो कि मैं पहले बता चुका हूं। और दूसरा मेथड जो है वो है 2, 1।
अब आप बोलोगे कि सर ये 2 और 1 क्या है? आप बस देखते चलिए और समझते चलिए। ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको हर चीज अच्छे से समझा दूं। देखिए, मैं कुछ वैल्यू लिखता हूं यहां पर। ये होता है 2 साल के लिए, ये है 3 साल के लिए, और ये है 4 साल के लिए, ये ले लेता हूं वीडियो, और ये है 5 साल के लिए। आपको बस सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए ये बात याद रखनी है। ये आया कहां से मैं आपको इस क्लास के अंत में अपने आप बता दूंगा। 2 साल के लिए, अब मैं सेकंड मेथड का प्रयोग कर रहा हूं। मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज ना करते हुए इस क्वेश्चन के लिए, इस मेथड को समझाने के लिए सेम क्वेश्चन का प्रयोग करता हूं। जैसे कि अगर मैं प्रिंसिपल जो है वो 10,000 ले लेता हूं वापिस। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और समय 2 साल, क्योंकि मैं 2 साल का मेथड आपको समझा रहा हूं। आप बताइए मुझे, क्या 10,000 रुपए का 10% आप निकाल सकते हो? आप बोलोगे बिल्कुल सर, जो कि मेरे पास आएगा 1,000 रुपए। अब क्या आप इस 1,000 रुपए का 10% निकाल सकते हो? जो आएगा 100 रुपए। इस 1,000 रुपए का 10% 100 रुपए। अब इसको मैं गुना कर देता हूं, 2,000 100, जो कि मेरे पास आया 2,100 रुपए। क्या हमने इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड से किया था? यही आंसर आया था, 2,100 रुपए। ये आपका मेथड नंबर 2 हुआ। अब मैं आपको अगले पेज पर थर्ड मेथड समझाने जा रहा हूं, जो है आपने शायद ही पढ़ा होगा, इफेक्टिव रेट। डरिए मत, मैं आपको पूरा कोशिश करूंगा कि आपको हर बात बारीकी से समझा पाऊं। मैं दोबारा फिर से सेम कॉन्सेप्ट का सेम क्वेश्चन का यूज करते हुए आपको ये इफेक्टिव रेट की एप्लीकेशन समझाने की कोशिश करूंगा। जैसा कि मैंने माना था कि प्रिंसिपल में फिर से 10,000 रुपए ले रहा हूं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट वही 10%, और टाइम 2 ईयर। अब मैं इस 10% की 2 साल के लिए इफेक्टिव रेट बनाना चाहूं, तो मेरे पास एक बेसिक सा मेथड होता है जो आप भी याद रखेंगे। 2
आर स्लैश आर स्क्वायर। बस अब मैं आर की जगह इस 10% को रख दूंगा। 2 इंटू 10 स्लैश 10 का स्क्वायर क्या होगा 100। बस आपको याद ये बात रखनी है कि स्लैश के बाद सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट रखनी है। जैसे ही 3 डिजिट आएंगी वो कैरी हो जाएगी। आगे 10 दूनी 20 .00। फाइनली 10% की दर से 2 साल की 10 और एक कैरी था, सॉरी एक कैरी था मेरे पास, %21। ये इफेक्टिव रेट आ गई 21%। 2 साल की 10% की दर से इफेक्टिव रेट आई 21%। अब मैं इस 10,000 रुपए का 21% आसानी से निकाल सकता हूं। आप भी आसानी से निकाल सकते हैं, जो कि फिर से 2100 रुपए आएगा। हाँ या ना? ओके। अब मैं आपको इफेक्टिव रेट निकालने की थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा देता हूं, जिससे आप खुद समझ जाएंगे कि सर ये तो कोई बड़ी बात है नहीं। मैं अगर यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% रख दूं और टाइम टाइम 2 साल रखता हूं, तो 2% की 2 साल के लिए इफेक्टिव रेट क्या होगी, इसी फॉर्मूले से मैं निकालने की कोशिश करूंगा। आप बोलोगे सर अगर मैं इसी फॉर्मूले से 2% की इफेक्टिव रेट निकालूं तो मेरे पास जो आएगा वो आएगा 2 आर भी 2 दूनी 4। आप बोलोगे बिल्कुल सर, स्लैश और 2 का स्क्वायर 4। तो आपको मैंने क्या बताया था कि यहां पर 2 डिजिट लूंगा, आगे 0। तो फाइनली आपके पास इफेक्टिव रेट 2 साल की 2% की दर से आई 4.04%। अब देखिए मैं कुछ नहीं करूंगा, यहां पे आर 3% ले रहा हूं और समय वही 2 साल। आपको कुछ नहीं करना, आपको इस रेट का डबल कर देना है। अब 3% की इफेक्टिव रेट बना रहा हूं मैं 2 साल के लिए। 3 दूनी 6, डबल कर दो, बस पॉइंट लगा दो। अब इस 3 का स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर 9, तो यहां पे 2 डिजिट आएंगी 9। बस ये इफेक्टिव रेट आ गई 3% की 2 साल के लिए। क्या 4% की बना सकते हो 2 साल के लिए? बनाओ मेरे साथ। 4% की 2 साल की इफेक्टिव रेट बनानी है आपको। 4 का डबल करो 8, 4 का स्क्वायर करो 16, 8.16। वैसे ही 5% की बना दो 2 साल की इफेक्टिव रेट। 5 का डबल 10, 5 का स्क्वायर 25, 10.25। कोई दिक्कत? ऐसे करके आप सभी की इफेक्टिव रेट बना सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये 3 मेथड अच्छे से समझ में आए होंगे। धन्यवाद।